गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आईएएस प्रीलिम्स 2009 की सीरीज़ हमने शुरू करी हुई है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ये सीरीज़ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आईएएस, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चन से मिलते जुलते होते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय हुम। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं उसने, आपने ये बताना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन होते हैं उनमें इनमें से कौन सी बॉडी उसको सिलेक्ट करती है। देखो, सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना, वो कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं होता, सारे बैंक मिलके उनके डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बैंक को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एड देनी होती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बैंकरप्ट हो गया था, तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया था। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक की मैनेजमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक जॉइंट डिसीजन होता है, किसी एक पर्टिकुलर बैंक का डिसीजन नहीं होता। कहीं ना कहीं इनमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि गवर्नमेंट हमें संभाल लेगी। एट द सेम टाइम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो पूरे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। अगर आज की डेट में एक बैंक डूब जाए ना, जैसे पीएमसी बैंक डूबा था, तो उसमें काफ़ी लाखों लोगों के पैसे डूब गए थे। तो एक बैंक की जो चेयरमैनशिप होती है वो कोई एक बॉडी डिसाइड नहीं करती, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक की जो एक ही बॉडी है वो डिसाइड करती है, एंड दैट बॉडी इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। बैंक बोर्ड ब्यूरो इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इन द सेंस इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बंदे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक की चेयरमैनशिप कौन संभालेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक का या पब्लिक सेक्टर बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन कौन बनेगा वो ये डिसाइड करते हैं। और बैंक की आगे स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बैंक में पैसा डालना है, बैंक से पैसा निकालना है, या बैंक लोन लेगा, क्या करेगा, ये सारी स्ट्रेटजी जो होती है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो डिसाइड करता है। और यही बॉडी है जो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लागू होती है। ठीक है, तो लेट अस जस्ट गो टू द सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो ये बताना है कि इनमें से वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का सब इंडेक्स कौन सा नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, उसके टोटल सब इंडिसेस कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर 10 सब इंडिसेस ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें इन्फोर्सिंग कंट्रैक्ट्स, इसमें वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी देश में बिजनेस को ईजिली करना है, या ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी देश में ईजिली कोई नया बिजनेस खोला जा सकता है और एक पुराने बिजनेस को रन किया जा सकता है, या कितनी डिफिकल्टी होती है। तो बिजनेस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके इंडेक्स है। 10 इंडेक्स है। ये इंडेक्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यूपीएससी ने सीधा इंडेक्स ही पूछ लिया इस बार। यूपीएससी मीन्स आईएएस, इस एग्जाम ने डायरेक्टली आपसे इंडेक्स पूछ लिया, तो आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। इसके अंदर है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, resolving insolvency, starting a new business, registering property, paying tax, trading across borders, construction permit, getting electricity, protecting investors and getting credit। तो ये 10 पैरामीटर है। इसके अंदर पर पैरामीटर के अंदर जो नंबर आते हैं उन सारे नंबर्स को जोड़ के फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है वो इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, तो इनका जो टोटल स्कोर होता है वही इन दी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स बनता है। 2018 में जो ये इंडेक्स था टोटल, दैट वाज 77। 2018 में 77 था, 2019 में 63 है, मतलब 14 जो पॉइंट है वो आगे चला गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया ने पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पहले 2017 में 100 पे आ गया था, 2018 में 77 पे आ गया, फिर 2019 में ये 63 पे आ गया। उससे पहले 2016 में 130 था, और उससे पहले 130 था, फिर 2014 में ये 146 था। तो इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी कोई
वर्ल्ड लेवल के इंडेक्स पे आगे आना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इसीलिए यूपीएससी ने पूछ लिया था। और पूछा भी इसलिए था, ये क्वेश्चन पूछने का मीनिंग ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में इम्प्रूव हुई जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया को इतना आगे लाके खड़ा कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई है वो कंस्ट्रक्शन परमिट में हुई है, पेइंग टैक्सेस में हुई है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ कोर्स अब इंडिया के हर एरिया तक पहुंच गई है, तो उसमें भी इंडिया के मार्क्स बढ़ गए हैं। तो टोटल मिला के 77 उनका एवरेज निकलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सब इंडेक्स नहीं है। तो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बाकी के सारे वो उन 10 के अंदर हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एंड हायर इन सम स्टेट देन इन अदर स्टेट। इसका मतलब है कि ऑफिशियल जो पॉवर्टी लाइन होती है हर स्टेट की वो अलग होती है, किसी स्टेट में ज़्यादा होती है और किसी स्टेट में कम होती है, पर वो सारे स्टेट इंडिया के हैं। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सारे स्टेट इंडिया के होते हैं बट सबकी पॉवर्टी लाइन डिफरेंस क्यों होती है, ये जानना चाह रहा है। और उनमें से जो उसका रीज़न है वो इन चारों में से एक है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पॉवर्टी जो लाइन है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, फिर हम अपने आंसर पे जाएंगे। तो पॉवर्टी होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लो इनकम एंड इनएबिलिटी टू एक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है तो इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन रहेगा। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, हेल्थ होती है, उसमें एजुकेशन होती है, सैनिटेशन होती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में आती हैं, विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल विद डिग्निटी। आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, अगर आप वो अचीव कर पाते हो तो आप पॉवर्टी में नहीं हो। बट अगर आपकी इनएबिलिटी है, आपकी इनकम लो है और आप ये सारी चीज़ें एक्वायर नहीं कर पाते हो, इन दैट केस यू लाई इन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब आप गरीब हैं। पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एज पर इंडिया, हमारे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है? अ मिनिमम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा या इनकम या आय विच इज रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बास्केट वर्ड पे ध्यान रखना, पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन के अंदर बास्केट जरूर आता है। बास्केट मतलब एक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स जो खाने पीने के लिए, जैसे खाना आपको चाहिए और आपको रहने की जगह चाहिए, एक साफ सुथरा पानी चाहिए, ठीक है, आसपास सफाई चाहिए ताकि बीमारियां ना हो, और सर्विसेज जिसमें हेल्थ सर्विसेज आ गई एंड एजुकेशन सर्विसेज आ गई। तो ये आपकी बेसिक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है। तो ये मिनिमम एक्सपेंडिचर को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। दिस मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम से कम इतना खर्चा तो आप करो। तो ये जो इतना खर्चा है ना, अब इसमें एक चीज़ को ध्यान से देखो, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, उनका पूरे देश में ऑलमोस्ट जो प्राइस होता है सेम होता है, लेकिन एजुकेशन एंड हेल्थ की जो सर्विसेज होती हैं उनके प्राइजेस में डिफरेंस होता है ना। जैसे मान लो स्कूल की एजुकेशन फीस है, फीस जो होती है वो कुछ स्टेट में हाई है, कुछ स्टेट में लो है। वैसे ही जो हेल्थ के रिलेटेड सर्विसेज हैं वो किसी स्टेट में हाई प्राइस पे मिलती हैं, किसी स्टेट में लो प्राइस पे मिलती हैं। मान लो आपकी इनकम है 5000 राजस्थान जैसी जगह पे, ठीक है, पर मंथ, तो आपको एक रहने के लिए डिसेंट सा घर मिल जाएगा, डिसेंट सा खाना मिल जाएगा एंड ठीक ठाक से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। मतलब आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाओगे, थोड़े से आसपास रह जाओगे, ठीक है। बट अगर यही 5000 आप मुंबई में लेके चले जाओ, ऐसा हो सकता है कि पूरे महीने आपको 2 टाइम का खाना ही ना मिले, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में प्राइस लेवल अलग अलग है। अब हर चीज़ का प्राइस अलग है, हर जगह पे तो जैसा प्राइस है उसी हिसाब से आप गुड्स एंड सर्विसेज ले पाओगे। आपकी इनकम भले ही थोड़ी ज़्यादा हो किसी स्टेट में, लेकिन आप गुड्स एंड सर्विसेज को अगर नहीं ले पाए तो आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस लेवल जो होता है ना, दैट इज डिफरेंस इन डिफरेंट स्टेट। इसका आंसर है बिकॉज प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो प्राइस लेवल है ना वो अलग अलग है, इसकी वजह से पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग है, मतलब वेरी करती है, मीन्स अलग अलग है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जब उसने बोल दिया ना हाईएस्ट इंपोर्ट,
तो हम सोचेंगे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खरीदी है, बट उसने बोला हाईएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बिल सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्राइस। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से उसका सबसे ज़्यादा बिल है इंपोर्ट में, ठीक है। तो इसमें से देखना है, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पाइसेस। ये चीज़ सबको पता है कि इंडिया सदियों से मसाले बेचता आ रहा है। इनफैक्ट अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मसाले नोटिस किए थे कि यहाँ के मसाले जो है ना वो यूरोपियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो उनका जो मीट था वो उसको फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी थे और टेस्ट भी इंक्रीज करते थे। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि इंडिया जो है स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट करता होगा तो इतना कम करता होगा कि वो सबसे ज़्यादा बिल तो नहीं बना सकते। देन फ्रेश फ्रूट्स, तो इंडिया कुछ फ्रूट सेल करता है जैसे मैंगो एंड एप्पल, और कुछ फ्रूट्स इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही हैं, इसका मतलब फ्रूट का बिल तो सबसे ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड है सी पल्सेस एंड डी वेजिटेबल ऑयल्स। ये दोनों ही आइटम इंडिया इंपोर्ट करता है, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पल्सेस जो है ओवरऑल इंडिया की कंजम्पशन का काफ़ी पार्ट पल्सेस खरीदना पड़ता है, बट रिसेंटली पास्ट 5-10 ईयर में इंडिया ने पल्सेस की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। दैट इज़ वाई पल्सेस जो है वो इंपोर्ट का बिल हाईएस्ट नहीं बना सकते। और वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो इंडिया के 70% कंजम्पशन का, मान लो इंडिया में अगर 100 लीटर वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता है, इट्स एन एग्जाम्पल, तो उसमें से 70 लीटर आपको बाहर से खरीदना पड़ता है, क्योंकि आपके देश की प्रोडक्शन केवल 30% कंजम्पशन को ही सेटिस्फाई कर सकती है। इट मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से इंडिया का इंपोर्ट्स का बिल जो है वो हाईएस्ट है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आंसर होगा डी वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच बॉडी। तो ये पांचों की पांचों बॉडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंक्टाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक, ये चारों की चारों बॉडी जो है इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। चारों ही बॉडीज इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को। तो पहले देख लेते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देयर आर 12 पिलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, दैट मीन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर ये 12 पिलर्स होते हैं। मैं ये पिलर्स डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स इन चारों में से कौन सा है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इंक्लूडिंग मी कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोग तो रट के आए थे कि इंडिया का रैंक 63 है और वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, बट उसने पूछ लिए इंडिकेटर्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का भी उसने क्वेश्चन पूछ लिया है बट इंडिकेटर्स नहीं पूछे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी आपसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के इंडिकेटर्स पूछ ले तो ये 12 होंगे। तो उसमें इंस्टीट्यूशन आते हैं, अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, गुड हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एफिशिएंट गुड मार्केट, लेबर मार्केट, डेवलप फाइनेंशियल मार्केट, एबिलिटी टू हार्नेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, कि आप एग्जिस्टिंग जो आपके पास टेक्नोलॉजी है आप उसको कितने अच्छे से डील कर पाते हो। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर की है, मतलब उसमें आप ज़्यादा लेबर यूज़ करनी पड़ती है आपको या ज़्यादा कैपिटल यूज़ करना पड़ता है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। मार्केट का साइज़ क्या है, दैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट, मार्केट का साइज एज इन जोग्राफिकल मार्केट नहीं, कि आपके मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी है और कोई प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, और वही क्या आप उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर उतार पा रहे हो। फिर प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड डिफरेंट गुड्स यूजिंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस। सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस जैसे आप सेमीकंडक्टर्स ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है कोई भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए, और आजकल क्या हो रहा है कि माइक्रो और नैनो चिप्स आ रही हैं तो और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। तो दुनिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपनी सेमीकंडक्टर चिप बना पाए हैं, अदरवाइज जैसे ये मोबाइल फ़ोन है उसके लिए भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर इंडियन कंपनी भी होती है ना तो वो केवल मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को असेंबल कर सकती हैं, सेमीकंडक्टर चिप आज तक इंडिया में नहीं बनी है क्योंकि बहुत पैसा चाहिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो आपके देश में कितने बन पा रहे हैं, एंड इनोवेशन मतलब नया आविष्कार आपके देश में कितना हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपके देश के अंदर हैं तभी आप ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन के अंदर खड़े हो रह सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसने पूछा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है।
दिस इज अ ईयरली रिपोर्ट, यानी हर साल पब्लिश होती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स integrates macroeconomic and micro business aspect of competitiveness into a single index। मैक्रो इकोनॉमिक का पता होगा आपको, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर आपके देश के पूछ लिए जाएं तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, राइट। तो ये सारे प्राइस लेवल आपके देश में क्या चल रहा है, एक जनरल प्राइस लेवल क्या है, दीज आर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो एस्पेक्ट एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड होता है कि एक पर्टिकुलर फर्म क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसको माइक्रो लेवल की चीज़ें बोला जाता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो इन दोनों टाइप के एस्पेक्ट को बीच में लेके एक साथ लेके चलता है। और ये रिपोर्ट जो है वो कंट्रीज़ की एबिलिटी देखती है कि कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स को कितनी खुशहाली दे सकता है। इकोनॉमिक्स में खुशहाली का मतलब होता है कि आपको कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कितने सस्टेनेबल प्राइस पे दी जा रही हैं, ठीक है। दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन हाउ प्रोडक्टिवली अ कंट्री यूजेस इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि अपने देश के अंदर जो कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, एंड जो पैसे से रिलेटेड कैपिटल ऑफ कोर्स, एंड लेबर है जो इंडिया की लेबर है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको हम कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि उन सबके थ्रू हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन होती है अपने देश के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मेजर्स द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी एंड फैक्टर दैट सेट द सस्टेनेबल करंट एंड मीडियम टर्म लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। मतलब आपके देश में आज की डेट में कितनी खुशहाली है, यानी कितने प्रोडक्ट्स को आप और नए नए तरह के कितने प्रोडक्ट्स को आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अपने देश की जनता तक पहुंचा पा रहे हो, और फ्यूचर में भी आप कितने लेवल तक सस्टेन कर पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी प्रोडक्ट को, किसी नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एंड देन इन फ्यूचर 4-5 साल के बाद आपके पास यूज़ करने के लिए ना हो, तो मतलब एक कुछ लंबे टाइम तक क्या आप उसको सस्टेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। दिस इज जो है पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो के अंदर केवल 5 क्वेश्चन डाल रही हूँ। अगले 5 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जल्द से जल्द मैं इसका वीडियो डाल दूँगी, आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक डाल दूँगी। एंड ये सीरीज़ जो है आप सबके लिए, खासकर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।